बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर पर सजेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 लोगों से मुलाकात की है, उनके एक तरह के इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनसे पूछा है कि गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे, फ़ंड्स कहाँ पर खर्च करेंगे, उन फ़ंड्स के हवाले से हिकमत अमली क्या तरतीब दी जाएगी। तो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की 4 लोगों से, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हो सका। नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया? दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज ये कहना था कि हमने धांधली के बावजूद भी जीत हासिल की है। तो एक तरफ वो ये इकरार करते हैं कि हम धांधली के बावजूद जीते हैं, तो दूसरी जानिब वो इल्जाम भी लगाते हैं कि धांधली हुई है और हमें हराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को भी तकवीयत देते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में आज़ाद जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है? तख्ते मुजफ्फराबाद पर कौन बैठेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वजारत उज़्मा के लिए आज जो मुलाकातें हुई हैं वो क्या सिर्फ वजारत उज़्मा के लिए हुई या फिर दीगर लोगों के चुनाव के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकातें की, बड़ी तवील मुलाकातें हुई। कल के रोज़ में जो कल का दिन गुजरा था उसमें 2 लोग फेवरेट थे और इस 4 की दौड़ से 2 बाहर हो गए थे, लेकिन कुछ तगड़े हाथ फिर दोबारा चले और फिर दोबारा शोर मचा और फिर 4 में से फिर फेवरेट लोग जो फेवरेट की दौर से बाहर निकल गए थे दोबारा आ गए। लेकिन अनवारुल हक साहब से आज मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं, अनवारुल हक साहब नहीं है मुलाकात। मैंने कल कहा था वो गेम से बाहर हो गए। अब आपको बताता हूँ मैं कि आज जो मीटिंग हुई, मेरे ज़राए उसको कहते हैं कि उस मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ने 4 से मुख्तलिफ गुफ्तगू की। उसके बाद 2 अफराद को कहा गया कि आप 1 to 1 आपस में बैठ जाएँ, आपस में बैठ के सबसे पहले अपने इख्तलाफात ख़त्म करें। वो थे एक बैरिस्टर सुल्तान और दूसरा तनवीर अलियास। और कहा गया कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद आपस में बैठ कर मामलात को तय करें, फिर मुझे बताएं। ज़राए ने यह भी कहा है कि कुछ अहम अफराद इस गेम में पड़ चुके हैं और इस गेम में पढ़ने के बाद 3 ऑफ़र्स, ये जो खबर ब्रेक करता हूँ आपको देता हूँ, 3 ऑफ़र्स हैं। बैरिस्टर सुल्तान चूँकि फेवरेट तरीन है, बैरिस्टर सुल्तान को कहा जा रहा है कि जनाब आप इस तरह करें कि आप सदर बन जाएं, सही, अपनी नशिस्त पर अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाएं जिसको भरपूर हम सब सपोर्ट करेंगे। अपने बेटे को इलेक्शन जिताने के बाद उसे डिप्टी वज़ीर आज़म या कोई और तगड़ी वजारत जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपके भाई को वजारत मिलेगी और चंद एक और जो आपके हमायती हैं उनको वजारत दे दी, यानी 4 एक वजारतें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप सदर आ जाएँ और नीचे वज़ीर आज़म जो है उसके लिए तनवीर अलियास को ले आए। आज ऑफ़र की कि अभी तक तो इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है बैरिस्टर सुल्तान ने। आज बैरिस्टर सुल्तान ने अभी तक, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इस वक्त भी एक मीटिंग और जारी है और उस मीटिंग में ये कोशिश की जा रही है। फिर एक और बात कह दी गई है कि अगर आप दोनों नहीं मानते तो फिर कोई तीसरा ऐसा शख्स ले लिया जाएगा जो एक नया उस्मान बुज़दार होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। अब इन दोनों को ये गर्दिश कर रही है कि नंबर गेम के हवाले से वो 4 लोग ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम कोई नहीं है, खान साहब जो फैसला कर दें हमें मिनवान कबूल। मैं आपको वो बता रहा हूँ, फैसला तो खान साहब का होना है, नंबर गेम तो इनमें से किसी के पास भी नहीं होगी ना। फैसला खान साहब का होना है। अब खान साहब का जो फैसला है उसको सबको मानना पड़ेगा। भाई आखिरकार इनकी जमात जीती है, 2 लोग या 3 लोग बगावत कर देते हैं तो उससे ये नहीं होगा कि अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, ये नहीं होगा। आज इनके लिए एक और भी खुशखबरी है ना, एल 16 बाग की भी नशिस्त जीत चुके हैं। देखें अब इनकी अक्सरियत होगी वहाँ पे। अब खवातीन की नशिस्तें हैं, ओवरसीज़ की नशिस्तें हैं, टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, ये भी इनको मिल जानी है। इस हिसाब से देखा जाए तो जनाब ये बड़े तगड़े हो गए हैं। अब मैंने तो आपको वो बात बताई है कि कल तक तो थे हार्ट फेवरेट, फाइनल हो चुका था सरदार ये जो है इसका बैरिस्टर सुल्तान, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अब दोबारा मैच पर गया है। अब 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, तीसरी मीटिंग जारी है और जो तीसरी मीटिंग जारी है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कहा गया है कि अगर आप दोनों आपस में ठीक नहीं होते तो फिर जहन में रखिएगा कि हम किसी और को ले आएंगे, आप दोनों फिर फारिग होंगे।
ये मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ। देखिए सुबह से मैं काफ़ी टीवी चैनल देख रहा था, बड़े तेजी से सुन रहा था, कोई कह रहा था फलां बन रहा है, कोई फलां, ये कोई नहीं बता रहा था कि इनकी आपस में मीटिंग क्या हुई है, मीटिंग में तय क्या हुआ है, मीटिंग में ऑफर्स क्या दी गई हैं। मैंने आपको बता दिया मिनिस्टर साहब को ऑफर्स दी गई है कि तो आप सदर बन जाएं, अपनी नशिस्त पे अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाएं, आपका भाई इलेक्शन जीता हुआ उसको वजारत मिलेगी, बेटे को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, कोई और तगड़ी वजारत दी जा सकती है, और आपके ग्रुप को इसके अलावा भी वो वजारत दी जा सकती है और आप सदर बन जाए। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने सियासत की है, मैंने कश्मीर में सियासत की है, मैंने कश्मीर में एक वक्त गुजारा है, मुझ पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, मुझ पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि आप मुझे ये कह सकें कि जनाब मैं गलत हूँ तो मैं सदर बन जाऊँगा तो मेरी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सियासत, आपकी सियासत तब नहीं होगी, आपका बेटा आपकी जगह होगा, आपका भाई मौजूद है। दूसरी तरफ कुछ बड़े तगड़े हाथ जो हैं सरदार तनवीर के साथ भी हैं, तनवीर इलियास के साथ भी हैं, वो दोबारा गेम में तनवीर इलियास साहब को ले आए हैं और उनके लिए वो जदोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बन जाएँ, वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर बैरिस्टर साहब जो हैं वो अपनी ज़िद छोड़ते हैं और बैरिस्टर साहब उस चीज़ पे आते हैं जो उनको ऑफ़र की गई है। अच्छा, एक और ऑफ़र भी है, बैरिस्टर साहब को ये भी कहा गया है अगर आपने सियासत में ही रहना है तो आपको स्पीकर भी बनाया जा सकता है, बतौर स्पीकर आप बन जाएं, स्पीकर बन के आप कुछ वजारतें अपनी मर्ज़ी से ले लें। लेकिन ये अभी तक चल रहा है, कल जुमे के बाद ये ऐलान मुतवक्के है कि ये ऐलान हो जाएगा। अगर इन दोनों में सुलह ना हुई, मेरी इत्तला है कि काफ़ी हद तक मामला तय हो चुके हैं, लेकिन अभी सरदार तनवीर इलियास साहब को कोई ऑफर नहीं हुई, या वो अभी इस मौके पे ऑफर कोई लेना नहीं चाहते, या खान साहब उन्हें कोई देना ही नहीं चाहते? नहीं, सरदार तनवीर के लिए जो लोग लड़ रहे हैं ना, सरदार तनवीर इलियास के लिए, वो भी काफ़ी तगड़े लोग हैं, और वो सिर्फ पीएम की सीट के लिए, वो पीएम की सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो तगड़े लोग हैं और वो पीएम की सीट के लिए लड़ रहे हैं। अब मामला ये है कि एक तरफ मेरी पास जो इतला है कि शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और कुछ लोग जो हैं वो बैरिस्टर के साथ हैं, और एक तरफ ये भी इतला है कि बहुत से लोग जो हैं जो ज़िम्मेदार हैं बाकायदा तहरीक इंसाफ में, जिनके पास ओहदे हैं, वो तनवीर इलियास के साथ हैं, वो उनको चाहते हैं। अब कुछ 2 इंटरव्यू ऐसे लोगों के हुए हैं जिनके मतलब कहा जाता है कि यार ये तो किसी खेल में नहीं थे, तो फिर इसी तरह होगा ना। देखें, याद रखिए पंजाब की वजारत उज़्मा के लिए, वजारत आला के लिए सॉरी, कितने लोगों के इंटरव्यू हुए थे, कितने लोगों की बातें चल रही थी, अचानक एक नाम निकल आया था, उसमें भी यही फड्डेबाजी चल रही थी। अब यही कहा जा रहा है कि अगर ये फिर ऐसा होगा ना दोनों फरीकैन को ये बताने के लिए कि अगर आप अपनी आपसी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते तो फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन है, मैं आपको ये अंदर की खबर दे दिया कि ये फैसला हो गया, ये कल दोपहर में ऐलान कर दिया जाएगा, और उस ऐलान के बाद अगर ये दोनों नहीं मानेंगे तो एक तीसरा नया शख्स आएगा जिसे वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, और इन लोगों को वजारतें दे दी जाएंगी, ये मुख्तलिफ वजारतों में चले जाएंगे, ये हो जाएगा फ़ैसला। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैंने ऑप्शन दिया है कि एक सदर जाएगा और सदर के साथ जो नशिस्त खाली छोड़ेगा अपनी, वो उस पर उसका बेटा इलेक्शन लड़ेगा, और उसका बेटा जो है उसको भी इलेक्शन जीतने के बाद वजारत दी जाए। कुछ ऑप्शंस रख दिए गए हैं, अब इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अवेल किया जाता है तो फिर सूरत हाल कुछ खुल के सामने आ सकती है। लेकिन अगर यही डेडलॉक बरकरार रहा और एक ही नशिस्त के पीछे दोनों उम्मीदवार रहे तो फिर कोई तीसरा फरीक भी सामने आ सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। PP38 का ज़िमनी इंतखाब हार जाना, कश्मीर का इलेक्शन हार जाना, तो इस हवाले से कारकुनान क्या राय रखते हैं? सियालकोट की अगर सूरत हाल देखी जाए तो सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की राय यह है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफ ने हमें नुकसान पहुंचाया। छोटे मियां साहब और उनके साहबजादे जो सियालकोट के अंदर इलेक्शन पर कोई एक हर्फ ना बोल पाए, कश्मीर के इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश की गई, वो किसी का बयानिया ले लें और बयानिए में इख्तलाफ ले लें, उसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा है। और कुछ तबका ऐसा है जो ये कहता है कि अगर 2018 के आम इंतखाबात देखे जाएं तो वहां पर हमने 57,000 के करीब वोट लिए थे और अब के ज़िमनी इंतखाब में हमने 56,000 के करीब वोट लिए हैं, तो 1300 वोट की कमी है, हमारे वोट उतने ही है, हमारे वोट कम नहीं हुए। तो इस पे राना साहब की राय जानते हैं। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा क्या अब साइडलाइन कर दी गई हैं या अभी सिर्फ तासुर दिया जा रहा है कि वो साइडलाइन हो चुकी हैं? और कारकुनान के अंदर ये जो अब इख्तलाफ पाया जा रहा है, दोहरे नजरियात पाए जा रहे हैं, इसका असबाब क्या होगा, रद्द अमल क्या आएगा साहब? देखिए, ऐसा रद्द अमल तो बहुत जल्द आएगा। पहले तो मैं चाहूँगा कि वो एक फुटी है कि जिसमें सियालकोट के इलेक्शन के हवाले से एक दावा किया था तारन ने, वो हम देख लें एक टीवी चैनल पे, तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर मैं आपको बता सकूंगा आसानी से कि ये वजह क्या होगी।
नाज़रीन, देखते हैं कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियालकोट ज़िमनी इंतखाब के हवाले से क्या दावा किया था। सियालकोट में एक और बाई इलेक्शन आ रहा है, मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज करता हूं, मैं आ रहा हूं सियालकोट, अगर हिम्मत है तो आके बाई इलेक्शन में मुकाबला करो और अल्लाह के फजल से दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। ये क्लिप आदिल चला, दोबारा 10-12 हजार से ना हराया तो मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। तो राना साहब, अब तक के अगर वोट देखे जाएं तो ये तो माजी की निस्बत 1300 उसमें से कम हो गए। बिल्कुल कम हो गया। अब मुझे नहीं पता कि किसने अपना नाम क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किसने नाम तब्दील करना है, किसने नहीं करना। ये सियासी चीज़ें चलती रहती हैं। पहले भी इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले मुझे याद है कि हमजा शहबाज ने कहा था शेरवानी मैं सिला के देता हूँ, याद है ना? एक आपने कहा कि ये बड़ी बातें होती थी। हमारे सियासतदानों को वो बात करनी चाहिए जो मुमकिन हो। हम दावे कर देते हैं, दावे से असल मामला ये हुआ यासर कि एक बात तो आपको मान लेनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में अगर 1300 की कमी हुई है तो ये कोई कमी नहीं है। आप इलेक्शन ला रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, आप इलेक्शन ला रहे हैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, आप इलेक्शन वो ज़िमनी इलेक्शन ला रहे हैं जिसमें आपके पास सिर्फ कारकुन हैं, जिसमें आपके पास और कुछ नहीं है। हुआ यह है और ये वो इलेक्शन लड़े जिसमें हालिया आपको शिकस्त भी हुई है और आपके बयानी पे भी सवाल भी हुई है। बस उसमें इलेक्शन में 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर। कश्मीर के इलेक्शन, मैंने फिर कहा कश्मीर इलेक्शन के बहुत से वोटर जो हैं उस हल्के से तल्लक रखते थे। नारोवाल, शकरगार, गुजरांवाला, पसरूर, सियालकोट, ये 2 हल्के थे बाकायदा महाजरीन के, बहुत ज़्यादा वोटर वहाँ पे मौजूद थे। उनका एक दिन पहले या 2 दिन पहले इलेक्शन हो जाना, उस इलेक्शन में रिजल्ट ने बता देना कि जनाब ये हो गया, उसके बाद नेचुरली तौर पे ऐसा आना। फिर उसके बाद जब आप हिम्मत हार जाते हैं, जब आपकी क़यादत के मेन लोग वहाँ नज़र नहीं आते। मुझे देखें इनके साबका इलेक्शन देखें, ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ पे पूरी मुस्लिम लीग तमाम तर उस चीज़ के बावजूद कि क्या इलेक्शन कमीशन कहता है तमाम मुस्लिम लीग नून वहाँ मौजूद होती थी। इसे ऐसा ही है ना जी। इस इलेक्शन में क्यों नहीं थी? इसमें पीटीआई मौजूद थी। इस इलेक्शन में आपको नजर आएगा मुस्लिम लीग नून के लोग, वो लोग जो थे वो मौजूद थे ही नहीं। वो जिस तरह होना चाहिए तो उस तरह थे ही नहीं। जिस तरह सोशल मीडिया पे वो अपनी कंपेन चलाते हैं वो थे ही नहीं। ये इलेक्शन हारे हैं आपस के इख्तलाफात की वजह से। ये आपने दुरुस्त कहा है कि कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, कारकुन कह रहे हैं कि अब हम किसके बयानिए पे चलेंगे, हम किसका बयानिया मानेंगे। ले मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। ये जो 2 दिन से 3 दिन से बड़ी मीटिंगें हो रही थी सिलेक्शन के बाद, कल जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रात से लेकर सुबह तक शदीद मीटिंगें जारी थी। कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी मीटिंगें जारी थी कि मरियम साहिबा को कुछ आराम करवाया जाए। मरियम साहिबा को कोरोना हो गया, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। हमें यह भी मानना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक बड़ी लीडर हैं, क्राउड उनके पीछे खड़ा होता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुँचाया गया और बड़े तगड़े मुस्लिम लीगियों ने पैगाम पहुँचाया कि मरियम साहिबा को कुछ अरसे के लिए साइड लाइन कर दी और शहबाज शरीफ साहब को आगे लाएं अगर 2023 के इलेक्शन हमने आना है। मियां साहब ने सोचने का वक्त मांगा और आज मियां साहब ने क्या जवाब दिया? मियां साहब ने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है कि मरियम नवाज हर सूरत में इन रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर साहब जो हैं उनको मरियम नवाज को साथ रखना पड़ेगा और मरियम नवाज जलसे भी करेंगी, जुलूस भी करेंगी और मियां नवाज शरीफ का बयानिया लेकर भी आ गए। यानी ये बात, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया लगता है। देखिए हक में है, बिल्कुल हक में है। तहरीक इंसाफ तो यही चाहती है ताकि बयानिया ऐसा हो कि उनका वोट बैंक उनका बढ़े, इनका कम हो। लेकिन नून लीग के अंदर स्टैंड ले लिया मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ ने स्टैंड किस तरह लिया? हमारे ज़राए कहते हैं कि जो बरतानिया में मियां साहब के पास चंद लोग बैठे हैं वो, और पाकिस्तान में जो मियां साहब के जिन्हें कहा जाता था चंद बहुत प्यारे लोग जो हैं, जो इनका चाहता था कि यार मियां साहब की किचन कैबिनेट जो है, उनमें से सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, बाकी 3 लोग अफराद ने कहा कि मियां साहब अगर मरियम खामोश हो गई तो आपका बयानिया दफन हो जाएगा। अगर मरियम नवाज साहिबा खामोश भी हो जाती हैं तो बयानिया तो एक तरफ, तो मियां नवाज शरीफ साहब के कारनामे, उनकी बातें, उनकी जिद्दोजहद और उनकी शख्सियत को प्रेज जो करना है, जो मरियम नवाज साहिबा करती हैं, वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, आज तक किया भी नहीं ना, आज तक किया भी नहीं। तो इसलिए ये तो फैसला हो गया। इसलिए मियां साहब का फैसला मरियम नवाज के हक में ही आना था। मियां साहब का फैसला मरियम नवाज के हक में आ गया है और इस पर मरियम नवाज के जो करीबी साथी हैं वो बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं। मेरी आज एक साबिक सेनेटर से बात हुई, मैंने उन्हें पूछा सुनाएं जनाब क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा जी ठहर जाएँ, ये ज़रा बरसात के दिन गुजरने दें
और मरियम साहिबा को ठीक हो लेने दें, फिर तमाम मस्त कलंदर होगा। और जो लोग समझते हैं कि मरियम नहीं होगी वो देखेंगे मरियम ही होगी, और जो मरियम के बयानिए से इख्तलाफ करेगा उसकी मुस्लिम लीग में जगह नहीं होगी। साहब, आपको मालूम है कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो पार्टी का एक मीटिंग चल रही थी उसके अंदर ये कहा था कि लीडर और कायद बहुत छोटा लफ्ज़ है। तो जब उन्हें इस तरीके की शख्सियत पोर्ट्रे किया जा रहा है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास तो वाहिद ही ऑप्शन है ना मरियम नवाज, तो वो तो कहेंगे कि मरियम नवाज इन रहेंगे। आप ज़हन में देखिएगा, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की तबाही, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की बर्बादी, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की कुर्बानी, इन सब के पीछे मरियम साहब मौजूद थी, मरियम नवाज मौजूद थी। और जब मरियम नवाज की वजह से उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, तो अब मरियम नवाज को किस तरह वो कॉर्नर करेंगे, मुमकिन नहीं है। और मेरे पास तो यही इतला है कि मरियम नवाज जो है वो जैसे ही तंदुरुस्त होती हैं 15 से 20 दिन बाद दोबारा वो सियासत में इन होंगी और उसी तरह रोल अदा करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को यह होगा कि अगर आने वाले दिनों में आपने सियासत करनी है, खुद को मजबूत करना है या रिवाइवल करना है, तो उसके लिए किसका बयानिया अपनाना है, उसी पर मुस्तहकम रहना पड़ेगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो हो गए, ज़िमनी इलेक्शन भी हो गया। अब आने वाले दिनों में सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, सियासत में गर्मा गर्मी क्या होने वाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हालिया फैसला कि हम एहतजाज करेंगे, मुल्क के अंदर भी करेंगे, मुल्क के बाहर भी करेंगे, तो वो एहतजाज की कॉल कश्मीर कॉज पे कितनी असरअंदाज हो सकती है, उससे हुकूमत को कितना टफ टाइम मिल सकता है, हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, आपके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पै दर पे शिकस्तें आपने दे दी, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दे दी, ज़िमनी इलेक्शन में दे दी, आपके लोग जीते, आज LA 16 बाग से भी आपको खुशखबरी मिली। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये उम्मीदवारों को बैठा के, जो टिकट होल्डर्स थे उनके, आज फैसला कर चुकी है कि हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे, बैरून मुल्क भी करेंगे। अब उस एहतजाज की नफ़ी आप किस तरीके से करेंगी, और उनका ये जो बयान धांधली को लेकर, वो भी बिलखुसूस आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, वो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे बयानिए की किस तरीके से नफ़ी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर जी। ज़रूर करें अब, और उनके पास करने के लिए क्या है, किसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है, और ये पूरा खंबा ही नोच के गिराना चाहते हैं तो कर लें जो इनका दिल कर रहा है। हारे हुए लोग और क्या कर सकते हैं इनके, अगर इनका वहाँ पे वज़ीर आज़म भी इनका, मशीनरी भी इनकी, बंदे भी इनके, हुकूमत भी इन्हीं की थी 5 साल, तो लोगों ने फिर इन्हीं को रिजेक्ट करना था ना, जो कारनामे वहाँ पे अंजाम दिए हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हॉस्पिटल्स हैं। और वहाँ पे ये आप और मैं जिन इलाकों में रहते हैं, इस तरह के इलाके नहीं है, मैं वहाँ होकर आई हूँ, और जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ तक तो पहुँचना ही एक जुए शीर लाने के बराबर। इन्होंने किसी चीज़ पे काम नहीं किया, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, 85% से ऊपर उनका लिटरेसी रेट है, वो सबकी सुनते हैं, सब जलसों में जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। हमारे वहाँ के कारकुन इनके जलसों में जाके वहाँ एंजॉयमेंट करके आते रहे। मैं वहीं थी तो आके हंसते थे कि जी हम तो सारे जलसों में जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो बड़े बड़े जलसे थे हमारे लिए सब, और उनके मुताबिक आपकी जो जलसियां थी, तो आपके कारकुन इनके जलसों में जाके एंजॉय करने गए थे। सारी जगहों से आए हुए थे जी, पंजाब से भी आए हुए थे इनके लोग भी, ये तो भर भर के लाते रहे बसें भी। और वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर, मैं क्योंकि मिली वहाँ पे मुख्तलिफ यूथ के लोगों से भी, उन्होंने कहा जी हम सारे जलसों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और सुनते कम है वहाँ पे, आपस में बस शुगल मिला होता है करके हम वापस आ जाते हैं, लेकिन वोट हम सोच के ही देंगे। आपने गौर किया होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह था। देखिए, जिन इलाकों में कोविड की वजह से वैसे भी एक्टिविटी कम हुई है, तो ये जो जलसे होते हैं पॉलिटिकल, इनको आजकल लोगों ने अपनी एक्टिविटी का जरिया बनाया हुआ है, तो इसलिए वो गैदरिंग होती है, ये तो और हल्ला गुल्ला होता है तो लोग जाते हैं। आप कह रही हैं आपको कारकर्दगी की बिना पर वोट मिले, उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, उनका बयानिया गलत था, उनको वोट नहीं मिले। इलेक्शन गुजर गए हैं, आपकी जमात अक्सरियत ले गई है, आपके पास अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इतनी देर क्यों? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पुराना तहरीक इंसाफ का कोई साथी बनेगा, नई एंट्री होगी, कोई बिजनेसमैन आएगा, या उस्मान बुज़दार की तरह एक नया नाम आएगा? देखिए, तो वज़ीर आज़म बेहतर समझते हैं, लेकिन जो मैं वज़ीर आज़म को जितना जानती हूँ,
जो कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा होगा, जो कश्मीर के इश्यूज को समझता है, जो वहाँ के लोकल लोगों के मसाइल को पूरा करने की कैपेसिटी रखता है, नियत रखता है और फाइनेंशियली किसी कोई करप्शन का शिकार नहीं, वो आएगा। और ये मैं आपको इस पे 100% समझती है कि जो आपकी पार्टी ने जितने अफराद को टिकट दी और जो मुंतखब हुए हैं उनमें से कोई एक भी फर्द ऐसा है जो कश्मीर के अवाम का दर्द नहीं रखता या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करना चाहता? देखिए सारे ही ऐसे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता होगा उसको वजीर आजम बनना चाहिए और वही बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सदर भी बनेंगे और बाकी ओहदों पे भी आएंगे, वजीर भी बनेंगे। चलें ये बता दें, तो 4 नाम सामने हैं। आप एक एक तहरीक इंसाफ की कारकुन, रुकन असम्बली, एक सियासी शख्सियत होने की नीयत के वसत से जो 4 नाम है, आप क्या समझते हैं इन चारों में से कौन होना चाहिए? राय तो दे सकती है ना, आप एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से राय तो दे सकती है ना। नहीं, मैं कोई राय नहीं इधर दे सकती क्योंकि मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ जाके काम किया और मुझे ये लगा कि सारे ही उस वक्त बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, तो ये वजीर आजम का इख्तियार है, मैं इस पर राय देना नहीं चाहूंगी। और जहाँ तक मरियम बीबी ने बयानिया जो असम्बली है, आप एक मुखर्रर कारकुन हैं, आप तर्जमान हैं, तो आप क्यों नहीं राय देंगी? टीवी चैनल पे बैठी हैं, राय तो देनी चाहिए। आपकी राय की अहमियत है, अगर आपकी वोट की अहमियत है तो आप वहां गई हैं ना, तो राय की क्यों नहीं अहमियत? मामला सब्जुडिस है ना, अब राय देनी बनती नहीं है। या तो सब्जुडिस से पहले पूछ लेते तो मैं अपनी राय जरूर देती, लेकिन अब तो एक आधा खुरा निकलने वाला है, तो इसलिए मैं राय दे के अपना सत्यानाश नहीं कराना चाहती। ये बता दें कल जिसके बारे में दूं वो अगर ना बने, चलें ये बता दें ऐलान कल हो रहा है? ये मुझे नहीं मालूम है, मेरे ख्याल में हो रहे। आपके ख्याल में हो? मेरा ख्याल है आज काफी कैंडिडेट्स को बुलवाया गया जी, काफी लोगों को बुलाया गया और वजीर आजम सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं खुद से, तो वो बेहतर समझते हैं कि जो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है और जिसमें वो स्पार्क नजर आएगा कि वो लीड कर सकेगा फ्रंट से जाके, उसको जरूर मौका मिलेगा। एक चीज सिर्फ कहती रहूं, ये जो इन्होंने एहतजाज का बयानिया उठाया है ना, इसी की वजह से ये हारे हैं और इसी वजह से ये बयानिया रिजेक्ट हुआ है और ये बारहा रिजेक्ट होगा। धांधली ये करते हैं, धांधली के कभी सबूत नहीं पेश कर सके, कभी ये प्रॉपर तरीके से ला नहीं सके। तो पीडीएम पहले भी आपको याद होगा इस्तीफे करते उनके जनाजे निकलने शुरू हो गए थे, पीडीएम फारिग हो गई थी। अब दोबारा अगर करना है तो जरूर कर ले, मुंह की खाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। अगर एहतजाज अपोजिशन करना चाहती है तो शौक से करें। कमल साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब का बयान ये सामने आया है कि वफाकी काबीना के 44% जो लोग हैं वो गैर मुंतखब हैं। अब अरबाब गुलाम रहीम साहब 53वें रुकन बन चुके हैं वफाकी काबीना के, तो इस वक्त आज एक नई डेवलपमेंट भी है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इस्तीफा दे चुके हैं, वज़ीर आज़म ने अभी तक तो कबूल नहीं किया। इतलात ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ शख्सियाती इख्तलाफ था जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी कैबिनेट, इसकी वजह क्या है? शायद हमारी तारीख में सबसे बड़ी कैबिनेट है। अच्छा यासिर, एक कमेंट सिर्फ कर दूं, जो बैरून मुल्क एहतजाज की बात आपने अभी पिछले इसमें की थी सवाल में, तो बैरून मुल्क में एहतजाज इलेक्शन से एक रात पहले ही शुरू हो गया था। हिंदुस्तान में बहुत खलबली पाई जा रही थी, खास तौर पे मोदी की हुकूमत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही थी। तो मरियम बीबी ने अगर वहां एहतजाज करवाना है 100 दफा कराए, वहीं से ही होगा एहतजाज, और कहीं नहीं होने लगा। अच्छा, अब जहां तक कैबिनेट की बात है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नोटिफाई हुए हैं और ऑनररी काम कर रहे हैं, वो कुछ हुकूमत पाकिस्तान से ड्रॉ नहीं करते, तनख्वाह नहीं लेते हैं, और ऐसे पीएम्स या इस तरीके से तो आप ये वजीर आजम का इस्तेकाक है वो दे सकते हैं। बाकायदा जो वज़रा या MNAs जो इलेक्ट होते हैं या सेनेटर्स आते हैं उसकी तादाद के तो मुताबिक ही काम हो रहा है, लेकिन ऐसे पीएम्स या एडवाइजर्स की जो बात है वो वजीर आजम अगर टेक्नोक्रेट्स को लेना चाहते हैं या एक्सपीरियंस की बेस पर लेना चाहते हैं, जैसे अरबाब रहीम साहब हैं सिंध में, आपको पता है कि क्या हालात है, और वहाँ पे भी उन्होंने आम इंतखाबात भी आज माशाल्लाह बिलावल ने अनाउंस कर दी। शायद उन्हें लग रहा है कि सिंध में उनकी हुकूमत जाने वाली है और जल्दी कोई और हुकूमत आने वाली है, तो अच्छी बात है, तैयारी शुरू कर दें। जो कश्मीर में उनके साथ हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, वही अब सिंध का भी अंजाम होने वाला है। तो मैं नहीं समझती कि जो अगर कौमी खजाने पे कोई बर्डन नहीं है तो शख्सियात को कैबिनेट में लेना जिनसे वो काम अपना ले रहे हैं। कह रही है कमल साहब, माजरत से आप ये किस तरह कह रही हैं कि कौमी खजाने पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा? जब आप किसी को वजीर मशीर या बनाते हैं, आपने उसको गाड़ी भी देनी है, आपने उसको दफ्तर भी देना है, आपने उसको स्टाफ भी देना है, आपने उसके जो स्टाफ है उसकी सैलरी भी देनी है, सारा कुछ करना है। आप तो साहब का दौर में कहते थे कि इतनी जो फौज है ये नहीं होनी चाहिए, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर खजाने पे बोझ नहीं, किस तरह बोझ नहीं होगा, ये समझा दें ज़रा।
मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। देखिए, स्टाफ जो अवेलेबल होता है ना, वही दिया जाता है, कोई नए स्टाफ को एम्प्लॉय नहीं किया जाता, और उनकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, वही कॉस्ट है जो पीएम हाउस का आपको बजट नजर आता है। तो वो नंबर ऑफ पीपल आर देयर। दूसरा, मैं एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ, मेरे पर्क्स में और एक वजीर के पर्क्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और ये पिरामिड की तरह जाता है। ये मैंने मेरे पास पूरी वो पड़ी हुई भी, आप जरा चेक भी कर लीजिएगा। नेशनल असेंबली में एक सादा एमएनए और एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पैसों में जो है ना वो फर्क है। एमएनए ज्यादा पैसे ले रहा होता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम ले रहा होता है, फिर उसके बाद एमओएस उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसको असेंबली के जो सेशन के पैसे हैं वो नहीं मिलते हैं, उसको सिर्फ फिक्स तनख्वाह मिलती है। अच्छा, फिर तो उससे ऊपर चले बचत जाए करने तो के लिए बेहतर है सबको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दें, बचत भी हो जाएगी। नहीं, देखें, उसमें एक ये तो ऑनर होता है ना कि काबीना में अगर आप शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये रिवर्स में होना चाहिए, यानी जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ज्यादा तनख्वाह। यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं उतनी तनख्वाह कम हो जाती है, इख्तियारात ज्यादा मिल जाते हैं, और लोग पावर की गेम की वजह से, इख्तियारात की वजह से ओहदा मांग रहे होते हैं। वो इस टाइटल पे पैसे नहीं कमाने आए होते, वो और तरीकों से पैसे कमा रहे होते हैं, जिसको वजीर आजम ने बंद किया। तो जो वजीर आजम कहते हैं ना कि उनकी तनख्वाह सबसे कम है, वो एक्चुअली पिरामिड का टॉप जो है उसमें बाकी चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन फिर सिक्योरिटी और दूसरी चीजें और इख्तियारात ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़े अरसे से एक तनख्वाह का वहां चल रहा है। और जो आप कह रहे हैं ना, स्टाफ इज ऑलरेडी देयर, एलोकेशन सिर्फ होनी होती है, गाड़ियां भी अवेलेबल हैं, आपके ये जो ऑफिसेज हैं उनमें भी काम हो रहा होता है, आपको जो पोर्टफोलियो मिलता है आप सिर्फ उसमें जाके अपना सामान लेके पहुंच जाते हैं, उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। तो ये जो SAPMs या ऑनररी जिनको वजीर आजम नोटिफाई करते हैं, ये एज सच कौमी खजाने से कोई पैसे या कुछ और नहीं ले रहे होते, इन्हें सिर्फ इख्तियारात मिलते हैं, काम करने का ज्यादा इनका मकसद होता है। कमल साहब, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब असम्बली की। आज चौधरी परवेज इलाही साहब काफ़ी बरहम हुए हैं पंजाब हुकूमत पे। नज़ीर चौहान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, फिर उनका ये कहना है कि हम हर रोज़ इजलास बुलाएंगे, हर रोज़ नज़ीर चौहान पे बात होगी, उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर हर रोज़ जारी किए जाएंगे, जब तक वो नहीं आते इजलास जारी रहेगा। इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मैं अब इस पे क्या कह सकती हूँ। नज़ीर चौहान साहब को बातचीत करते हुए सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जो रिलीजन कार्ड होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, और सबसे ज़्यादा अगर इसको किसी ने फेस किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया, जब मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें यहूदी एजेंट होने का यहाँ पे नारा लगा दिया और उनके खिलाफ पूरी कैंपेन की। अब एक बहुत ज़्यादा मैं सीरियसली देख रही हूँ, पिछले 2-3 सालों से ये इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बड़ा फ्रीक्वेंटली लग रहे हैं, और इससे लोगों की जिंदगियां जो है वो ऑन स्टेक हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों को, आपको पता है, सोसाइटी में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है, और मजहब के इस्तेमाल पे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नज़ीर चौहान साहब को एक मेंबर होते हुए सूबाई असम्बली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए थी, और जहाँ तक परवेज इलाही साहब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए पर्सपेक्टिव। बट मैं इस पे इस तरह कमेंट क्या करूं। अब ये जब सियासी जंग शुरू हो जाती है तो फिर बहुत सारे और मकासद भी बीच में आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपली किसी पे भी मजहब को लेकर के इल्जामात लगाना, इस सियासी जंग में चौधरी परवेज इलाही साहब के कोई और मकासद मेरा उन पे उनके मकासद नहीं है, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने जो बातचीत की थी या हेट स्पीच की थी। चले नज़ीर चौहान का मामला ले लेते हैं। नज़ीर चौहान पे एक केस पे तो आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, उसके बाद FIA ने भी पकड़ लिया। आज एक और लाहौर में एक थाने में मुकदमा दर्ज हो गया कि जी कश्मीर इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन पे ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश की और बदतमीजी की। उस दिन ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज मुकदमा दर्ज हो गया। आपकी हुकूमत में आपके रुकने असम्बली के खिलाफ एक तो केस आपने बता दिया कि नहीं होना चाहिए, हम मान लेते हैं। दूसरे जो केसेस बनाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है, कभी ऐसा हुआ है और कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि एक केस में पुलिस पकड़े और उसी केस में दोबारा FIA पकड़े? ये भी मुझे बता दें, कोई एक मुझे बता दीजिए। इन केसेस के बारे में पता नहीं, मेरे तो अपने ऊपर, मैं PTI की खुद रुकन हूँ जिसके ऊपर केस हुए हैं, कल भी लगी हुई है, तो अब इसके बारे में मुझे आपके ऊपर तो केस हुए हैं ना जी अपोजिशन के दौर में। कमल साहब, आपके ऊपर केस हुए थे अपोजिशन के दौर में, जिसको आप अवगत नहीं है। अभी हो रहे हैं, अगर अभी हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगर अभी भी केस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत के अंदर कोई खराबी है, आपकी पुलिस खराब है, आपके दीगर महकमे खराब है, फिर यही हम कह सकते हैं ना। नहीं, राणा साहब, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी अर्ज सुन लें। मैं PTI की मेंबर जरूर हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की शहरी हूं और लॉ से ऊपर नहीं हूं,
और अगर मैं लॉ को वायलेट करूं या कोई और रीजन हो तो केस तो मेरे पे हो सकता है, लेकिन मैं जाके प्रूव करूंगी अदालत में कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे ये लेवरेज नहीं मिलनी चाहिए कि अगर मैं मेंबर हूं और मेरे पार्टी की हुकूमत है तो मैं हर चीज से मुबर्रा हो जाऊं। यानी फिर आप कमल साहिबा ये कहना चाह रही हैं कि इस वक्त जो चौधरी परवेज इलाही ने बतौर स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से स्टैंड लिया हुआ है वो गलत है, उन्हें पीछे हट जाना चाहिए? मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। मैंने तो आपको अपनी मिसाल दी। आपने कहा जी एक ही पार्टी के एक बंदे से दूसरा करो तो इख्तलाफ तो हो सकता है। अगर एक बंदे ने अपने ही पार्टी के दूसरे शख्स पे अटैक किया है और मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है तो दूसरे शख्स के तो राइट्स एज ए पाकिस्तानी और एज ए सिटीजन मैं कमल साहिबा केस पे बात ही नहीं कर रहा, केस की नौइयत पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से। बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे मौका दे दें। जी चलें, आप यासर का ना मेरी बहन एक सवाल का जवाब दे दें कि परवेज इलाही साहब एक बतौर स्पीकर, मैं दे रही हूं, स्पीकर जो हैं वो उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं और उनको करना भी ये चाहिए। उन्होंने एक आर्डर जारी किया, उस आर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर क्या कहती हैं? देखिए स्पीकर के ऑर्डर्स मौजूद हैं और स्पीकर जो होते हैं वो अपने कस्टोडियन होते हैं हाउस के, और बतौर स्पीकर अगर वो अपने मेंबर के साथ खड़े हैं या उसकी फिक्र कर रहे हैं तो बिल्कुल उनका वो राइटफुली अपने उस पर क्लेम कर रहे हैं और यही उनका एटीट्यूड होना चाहिए कि उनको अपने मेंबर की फिक्र होनी चाहिए। प्रोडक्शन ऑर्डर पे बिल्कुल होना चाहिए उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है। क्यों नहीं हुआ इसका मुझे अब जिक्र पता नहीं है। वो मेरे ख्याल में फिरदौस आशिक अवान साहिबा अगर पंजाब की जो हुकूमत की तर्जुमान है वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगी। मुझे यहाँ पे बैठे हुए मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या डिटेल में काम हो रहा है, बल्कि आपको पता होगा। आपको मालूम, देखें आप भी एक पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, इतलात को करती हैं। अब हम फिरदौस आपा से भी बात कर लेंगे, लेकिन एक राय तो हो सकती है ना कि अगर परवेज इलाही साहब जो आपके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है और वो बेहतरीन पंजाब को चला रहे हैं, अगर वो आज आपकी हुकूमत पे बरम है और आज जहांगीर तरीन के करीबी ग्रुप आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो फिर सोचने वाली तो बात होगी। इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो फिर बता दें किससे लें। देखिए आपस में लड़ाई झगड़ा या कोई उस तरह से तो नहीं है, लेकिन नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, सगे बहन भाइयों को हो जाते हैं, तो उनके इख्तलाफात को एड्रेस करेंगे जाहिर है, और पंजाब हुकूमत से ही किया जाना चाहिए। जो जहाँ पे मशीनरी अगर स्पीकर को नहीं एड्रेस करेगी तो और किसको करेगी? उनके पास राइट्स हैं। अगर किसी ऑफिसर ने नहीं उनकी बात को सुना है तो वो उनको बुला सकते हैं, और स्पीकर के पास सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं। ऑर्डर के हवाले से चौधरी परवेज इलाही का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और मेंबर सूबाई असम्बली के अगर वो हक में खड़े हैं तो उन्हें खड़े होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त कोरोना वायरस का फैलाव बहुत तेज़ होता जा रहा है। आज एनसीयूसी सरबराह असद उमर साहब का ये कहना है कि कोई ऐसा हल नहीं है कि मुकम्मल तौर पर हम सिस्टम को बंद कर दें और फिर इस वायरस से बचाव हम हासिल कर सकें। उनका ये कहना है कि इसका वाहिद इलाज सिर्फ वैक्सीन है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों और SOPs पर अमल करें। 31 अगस्त तक की डेट दी गई है कि 31 तक तमाम शहरी वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसके बाद उन पर फिर पाबंदियां भी हो सकती हैं। तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का जो फैसला किया है वो फैसला कितना कारआमद है? उस फैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत जो ताउन का कह रही है वो किस हद तक कारआमद है, इस बारे में बात करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसी बीच एक खबर शामिल करते हैं। राना साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई एक नया नाम फिर से सामने आ रहा है, वो नाम कौन सा है? देखिए मुझे अभी मेरे सोर्स ने इतला दिया है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए ख्वाजा फारूक जो हैं उनको बड़ा फेवरेट करार दे दिया गया, और ख्वाजा फारूक को कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आ सकते हैं। सही, ख्वाजा फारूक का ये नाम मुझे अभी बड़े एक अहम सोर्स ने भेजा है कि ख्वाजा फारूक जो हैं ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए हार्ड फेवरेट है, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो सकते हैं और ये बन भी जाएंगे। ये
हमने अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा दी है। अब कल के दिन देखेंगे कि फैसला क्या होता है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से ही बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो वैक्सीनेटेड अफराद की तादाद है, उसकी रेशो को कितना आप काबिल तसल्ली बख्श समझते हैं? और दूसरी जानिब डेल्टा वेरिएंट का तेजी से फैलाव जो है वो हमारे लिए खतरे की क्या घंटी बजा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो इसका रेशियो है अब तक कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो मुहिम चल रही है, वो कदरे सुस्त है। मैं समझता हूँ कि इसकी रफ्तार बहुत तेज़ करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। दूसरी बात आपने जो कही है कि कोरोना ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट देखें, ये बहुत सीरियस हम इसलिए कहते हैं कि इसका फैलाव बहुत तेज़ी से, इसमें खासियत है कि अगर कमरे में कोई 15 लोग हैं, उसमें एक आदमी भी कोरोना का वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट है, तो वो तमाम 15 से 15 के लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि हम जो कराची के अंदर लोगों की कॉल रिसीव कर रहे हैं, जो पेशेंट हम देख रहे हैं, उनमें पूरी घर का, पूरे ख़ानदान के लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। और उनके घर में कोई आया है तो वो लोग जब अपने घर गए तो वहाँ वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो ये एक ख़तरनाक बात है। और दूसरी सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये कि इसका सिम्टम जो शुरू में है, वो सिम्टम इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। मामूली सा बुखार, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब होता है, तो लोग हमारे यहाँ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे भी काफ़ी मैसेज भेजे, मैंने आपके कालम भी पढ़े। आपने बहुत दफ़ा ये कहा भी कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को ये शादी हाल नहीं खोलने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने हुकूमती ज़िम्मेदारान को भी भेजी होंगी, सारा कुछ किया होगा। ये सारे मामला तो हो गए। अब हुकूमत, सिंध हुकूमत खासकर बड़ी सख्ती कर रही है और इस तरफ जा रही है। क्या समझते हैं कि ये कितने अरसे तक ये सख्ती रहनी चाहिए और क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ेगा? अभी जो सूरत हाल है कराची की अगर बात करें पर्टिकुलरली, केसेस तो और दूसरे शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन पर्टिकुलरली कराची की जो सूरत हाल इस वक्त है वो बड़ी तशवीशनाक है। और हमें एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो जैसे हज़रत उमर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें 31 अगस्त तक ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बारहा कह रही है कि कम से कम रोज़ाना 5 से 6 लाख अफराद जो है वैक्सीनेट होंगे तो हम कहीं पे इसको काबू कर सकेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल कराची की है कि बिस्तर नहीं है, लोगों को वापस किया जा रहा है अस्पतालों से। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आगा खान हॉस्पिटल जो है उनके यहाँ बेड मौजूद नहीं है, वो वापस कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल जो है वो वापस कर रहे हैं। इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट रन करती है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वो वापस हो रहा है। एक्सपो सेंटर पे जो बने हुए हैं 145 बिस्तर का, बहुत अच्छा, उसको ब्रिगेडियर शहजाद साहब देखते हैं, उनकी टीम देखती है, बहुत अच्छा इंतजाम है, वो पूरा फुल है। उससे वहाँ से लोगों को वापस किया जा रहा है। थोड़े बहुत जो है प्राइवेट में कुछ और बेड्स मौजूद हैं और कुछ यानी इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर है। तैमूर तालपुर साहब, आप क्या समझते हैं? आज असद उमर साहब ने सराहा भी है सिंध हुकूमत को और आपके इकदामात को कि आप जो कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के हवाले से इकदामात कर रहे हैं, लेकिन एक बात वो ये कहते हैं कि मजमूई तौर पर तमाम सेक्टर्स को बंद कर देने से सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, हम इसका मुकाबला सिर्फ वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि वैक्सीनेशन की इस वक्त जो मौजूदा तादाद है वो हौसला अफजा है? बहुत अफसोस के साथ ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो भी एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं, और उनके साथ साथ जो उनकी सारी टीम है वो भी सारी कंफ्यूज पर्सनैलिटी। आपने देखा एक तरफ तो हमें सराह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि द नीड ऑफ द आवर इज़ टू गेट अ कंप्लीट लॉकडाउन, और फिर एक तरफ से हम पे तनकीद भी कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से अगर कोई तनकीद ना करे तो खान साहब
इस बात पर शायद ज़्यादा खुश नहीं होते, तो उनको शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शन है तो अच्छे काम पर भी तनकीद करो। कल तक बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, आज तनकीद शुरू हो गई। अब व्हाट मैटर्स इज नॉट व्हाट आई से और व्हाट यू से और व्हाट द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध सेज। व्हाट मैटर्स इज कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स क्या कह रहे हैं, टॉप नॉच जो डॉक्टर्स है सिंध के वो क्या कह रहे हैं। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू टेक मेडिकल एडवाइस। जब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि वो इससे कोप अप नहीं कर सकते, अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, जैसे आपको हमने फिगर बताया था, 1 महीने पहले 511 केसेस थे, 1 महीने के बाद 26 जुलाई को वो केसेस 2000 से बढ़ गए, मल्टीप्लाइड बाय 4। एंड अगर आप इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता ये मल्टीप्लाई बाय 4 फिर से इस महीने हो गए, खुदा ना खास्ता, और वो हो गए फ्रॉम 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है आपका 8000, तो कहाँ से कोप अप करेंगे। हमारे सरकारी अस्पतालों में है, हम नए वार्ड्स बना रहे हैं, हम और बेड्स लगा रहे हैं, हम बाकी सारी हल्की फुल्की सर्जरीज को हमने क्लोज करवा दिया है। इन्हीं डॉक्टर्स की, इन्हीं प्रोफेशनल्स के कहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। हर चीज़ उसके बाद आती है, जान है तो जहान है। अभी हमने जो भी फैसले करने हैं इंशाल्लाह ताला आप कल सुनेंगे, और हमारे वही फैसले होंगे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें एडवाइस कर रहे हैं, हम उनकी एडवाइस पे चलेंगे। मेडिकल शोबे से तलक रखने वाले जिस चूँकि डॉक्टर PMA के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं, वो भी कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। आपका शोबा हेल्थ भी कहता है लॉकडाउन होना चाहिए। ताजर जो है कराची की, उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन की तरफ गए तो हम दमादम मस्त के अंदर करेंगे, हम किसी सूरत से कबूल नहीं करेंगे। ताजर हमारे भाई हैं, हमारे मेजॉरिटी ऑफ ताजर आज हमारे वोटर्स भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें उनका शदीद लाचार है, हमें उनका ख्याल है, हमें उनसे मोहब्बत है, पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हम ताजरों की बात ज़रूर मानेंगे, पर पहले हम अपने फैसले करेंगे। जो फैसले हम करेंगे, जो सिंध काबीना फैसले करेगी, वो फैसले हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी दमादम मस्त कलंदर करने की ये गलती ना करे, क्योंकि फिर हुकूमत को स्टर्न एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये टाइम है जब ताजरों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, हमारे साथ बाजू में बाजू मिलाकर चलना चाहिए। हाँ ठीक है, इनकी रिजर्वेशन हो सकती हैं, सिंध हुकूमत उनको टाइम देगी। कल हमारी मीटिंग के बाद, कल शाम को या परसों तक हम इंशाल्लाह ताजिर भाइयों को बुलाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम इलास्टिसिटी दिखाएंगे, हम जहां तक उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। क्या आप मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, हमारे बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने हमें एडवाइस दी, जिना अस्पताल, बाकी अस्पतालों ने जो हमें एडवाइस दिए, हम उस एडवाइस पर चलेंगे। हमें बड़ी इज्जत है असद उमर के लिए। एडवाइस क्या है, हम वही जानना चाहते हैं, एडवाइस क्या है कि लॉकडाउन किया जाए? जी, एवरीबॉडी वांट्स अस टू गो टुवर्ड्स कंप्लीट लॉकडाउन। पहले भी जब ये फिगर्स हमारे ऊपर गए थे 11-12%, 16% तक, तो ये लॉकडाउन ही था। मुराद अली शाह साहब के कहने पे जो हमने लगाया था, और उसके बाद देखा था हमने इस रेशो को -2% या उससे कम पर ले आए थे। तो उसी तरह से आज फिर अगर हम ये लॉकडाउन लाते हैं तो आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला वी विल बी एबल टू गेट इट डाउन। अगर आप ये समझते हैं कि लॉकडाउन लगाने से शरह कम हो सकती है? डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक तरफ सिंध की सूरत हाल है, दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल है, जब पंजाब में भी डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। आज ही वजीर तालीम जो पंजाब के हैं मुराद राज साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 2 अगस्त से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और 50% उनकी तादाद होगी। आपको ये फैसला किस हद तक सूदमंद लगता है? मैं समझता हूँ कि अभी लाहौर की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पर आप लॉकडाउन करें या चीज़ें ना खोलें। स्कूल अगर लाहौर की खुलती है तो बिल्कुल ठीक है, वो खोल सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सूरत हाल जिस जगह की ख़राब होती है उसी जगह को उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें डील करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब यूके वेरिएंट्स अभी लाहौर में बहुत तबाही मचा रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी पंजाब में होने लगी थी, तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। तमाम चीज़ें बंद कर दी गई थी, वहाँ पर तमाम दुकानें, बाजार कंप्लीट लॉकडाउन करके उन्होंने इसको कंट्रोल किया था यूके वेरिएंट को। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये सिंध के अंदर जब चीज़ें बढ़ना शुरू हुई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पर
दूसरा वेरिएंट आ गया। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।